हेलो बच्चों, मैं हूं अविनाश सर और मेरा चैनल है केमिस्ट्री वाला भाई अविनाश सर। पिछले दिनों हमने कंसेप्ट ऑफ साइंस का पार्ट 3 देखा था। आज हम लोग पार्ट 4 का वीडियो लेक्चर लेके आए हैं। पिछले दिन हमने एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया था। आज हम लोग कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन करेंगे। कंपाउंड्स के इस क्लासिफिकेशन से कम आपके पास टर्मिनोलॉजी हो जाएगा, केमिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी। कंपाउंड्स के टाइप्स हम लोग देख लेंगे। जब टाइप्स आपके नॉलेज में होगा तो आप इन टाइप्स को ढूंढ कर स्टडी करेंगे कि आखिर ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो एक क्लासिफिकेशन, ताकि जो साइंस में मिलने वाले टर्म्स होते हैं, यहाँ ये चूँकि केमिस्ट्री की बात है, केमिकल क्लासिफिकेशन, तो केमिस्ट्री में मिलने वाले जो टर्म्स होते हैं उन टर्म्स में आपस में कोरिलेशन इस्टेब्लिश कर पाएंगे। तो देखते हैं कंपाउंड बोलते हैं कि व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स combine chemically in a definite proportion by weight under suitable conditions they yield a new substance called a compound। ये बात आप जान रहे हैं। दो या दो से अधिक एलिमेंट्स जब डेफिनेट प्रोपोर्शन में, निश्चित अनुपात में केमिकल कॉम्बिनेशन करते हैं तो एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। उस नए सब्सटेंस को कंपाउंड कहते हैं और उस नए सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज से डिफरेंट होते हैं। अब फर्दर कंपाउंड्स को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। पहला टाइप है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दूसरा टाइप है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की संख्या कम है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की संख्या 4 लाख से अधिक है, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की संख्या 90 लाख से अधिक है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जाती है। उसके कई सारे रीजन्स हैं। कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन है, टेट्रावैलेंसी है, और कैटेनेशन प्रॉपर्टी के कारण जो चेन फॉर्म्ड होते हैं वो स्ट्रेट चेन, ब्रांच्ड चेन, ओपन चेन, क्लोज्ड चेन। क्लोज्ड चेन में भी वो एलिसाइक्लिक या फिर एलिसाइक्लिक, और फिर आप देखिए एरोमेटिक, और फिर उधर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी होते हैं। मोनोन्यूक्लियर, डाई न्यूक्लियर, पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड्स होते हैं। तो ढेर सारे कंपाउंड्स होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जा रही है, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन बहुत कम। उसका जो रेशियो है बढ़ने का वो बहुत कम है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की संख्या 4 लाख से अधिक है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की संख्या 90 लाख से अधिक है। देखिए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं कुछ ही एलिमेंट्स, जैसे कि देखिए कार्बन के कंपाउंड इनऑर्गेनिक में भी होते हैं एंड ऑर्गेनिक में भी होते हैं। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो बनते हैं वो सभी एलिमेंट्स से बनते हैं। याद रखना है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑल नॉन एलिमेंट्स की मदद से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुछ ही एलिमेंट्स से मिलकर बनते हैं। जैसे कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड अ फ्यू मेटल्स सच एज इनऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। तो कुछ ही एलिमेंट्स के मिलने से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं, फिर भी इनकी संख्या इतनी अधिक है। उसका एक और कारण है आइसोमेरिज्म, और आइसोमेरिज्म भी कई टाइप्स के होते हैं और इसी वजह से आइसोमर्स की संख्या काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। और जितने आइसोमर्स बनते चलेंगे नंबर ऑफ कंपाउंड्स उतने ही अधिक होते चलेंगे। अब देखिए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने बांटा एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे उनको इन्हीं 3 कैटेगरीज में बांटते हैं, एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। कुछ बुक्स या कहिए कि विकिपीडिया इनमें वाटर को एक अलग स्थान दिया है। हमने वाटर के लिए कोई स्थान
अलग से नहीं दिया, इसलिए कि वाटर डुअल नेचर शो करता है। वाटर न एसिड है न बेस है, ये न्यूट्रल कंपाउंड है। और न्यूट्रल कंपाउंड है लेकिन कभी यह एसिड की तरह भी बिहेव करता है, कभी बेस की तरह भी बिहेव करता है। जब H2O एसिड से रिएक्ट करता है उस समय H2O बेस है, और जिस समय H2O बेस से रिएक्ट करता है उस समय H2O को एसिड मानेंगे। तो अब हम लोग तीन ही कैटेगरीज में स्टडी करेंगे सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। ये एसिड्स का फर्दर तीन टाइप का यहाँ क्लासिफिकेशन हमने दिया है। एसिड्स को स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं में बांटते हैं, और वीक एसिड में। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड जितने भी, ऐसे तो आप जान लीजिए कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो सारे के इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो एसिड्स हैं यानी कि इनऑर्गेनिक एसिड्स, तो सारे के सारे इनऑर्गेनिक एसिड्स स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि फॉस्फोरिक एसिड है, फास्फोरस एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, तो ये सब वीक एसिड है। और बाकी जितने भी हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रस एसिड है, सल्फ्यूरस एसिड है, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड के कैटेगरी में आते हैं। फिर देखिए एसिड्स को फर्दर हमने डाइल्यूट एंड कॉन्क में बांटा है, डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड। डाइल्यूट एसिड ऐसे एसिड को बोलते हैं जिसका कंसंट्रेशन 1 m से कम होता है, ये डाइल्यूट है। डाइल्यूट एसिड्स का कंसंट्रेशन 1 m मतलब 1 मोल पर लीटर से कम होता है, जबकि कॉन्क एसिड या कंसंट्रेटेड एसिड का स्ट्रेंथ होता है ग्रेटर देन या इक्वल टू, यहाँ ऐसा लिखेंगे, इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 मोल पर लीटर। 1 मोल पर लीटर से अधिक या इसके बराबर होता है कंसंट्रेशन कॉन्क एसिड का। अब आगे आ जाइए, एसिड्स का फर्दर क्लासिफिकेशन है मोनोप्रोटिक एसिड, डाइप्रोटिक एसिड एंड पॉलीप्रोटिक एसिड। ये जो क्लासिफिकेशन हमने दिया है वो एसिड की बेसिसिटी के आधार पर। अगर मोनोबेसिक एसिड है तो वह मोनोप्रोटिक एसिड है, डाई बेसिक एसिड है तो डाइप्रोटिक एसिड है, और अगर पॉलीबेसिक एसिड है तो पॉलीप्रोटिक एसिड है। एसिड्स की बेसिसिटी का अर्थ होता है द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन दैट एसिड। कितने H+ आयंस 1 मोलेकुल ऑफ एन एसिड अगर 1 H+ आयन डोनेट करता है तो ये हो गया मोनोप्रोटिक एसिड। तो इसी बात को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यदि 1 मोल ऑफ एन एसिड 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन देता है तो मोनोप्रोटिक। जितना H+ देगा, 1 देगा तो मोनोप्रोटिक, 2 देगा तो डाइप्रोटिक, 2 से अधिक देगा तो ट्राइप्रोटिक और फिर इसी तरह अगर 3 से अधिक भी देने वाला अगर कोई मिल जाता है तो उसको हम बोलेंगे पॉलीप्रोटिक। तो पॉलीप्रोटिक में 3 वाले भी आ जाएंगे, और 3 से अधिक का एग्जाम्पल अगर आता है तो उसको भी इसी में रखेंगे। अब हम लोग फर्दर आते हैं बेस पर। एसिड्स के अलग प्रॉपर्टीज होते हैं, आप जानते ही हैं। एसिड्स सावर होते हैं, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। एसिड्स मेटल से रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। इन सब चीज़ों की चर्चा तो आप टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे। हम लोगों का यह मकसद है क्लासिफिकेशन में टर्मिनोलॉजी देखना। अब बेसिस, तो बेसिस ऐसे होते हैं कि प्रायः बोल रहे हैं कि मेटल के साथ यदि OH मिला हुआ है तो वो बेस है, या जैसे मेटल नहीं भी है तब भी वो बेस हो सकता है, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। तो ऐसा कोई भी केमिकल स्पेसीज
जिसको एक्वस सॉल्यूशन में आप डिजॉल्व करते हैं या उसका मोल्टेन स्टेट अगर आपके पास है और वह OH माइनस आयन हाइड्रोक्सिल रेडिकल हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज करता है सॉल्यूशन में, तो वैसे सब्सटेंसेस को बेस बोलेंगे। तो बेसेस का क्लासिफिकेशन बेसेस की एसिडिटी के आधार पर, याद रखिए, एसिड का क्लासिफिकेशन है बेसिडिटी के आधार पर और बेस का ये क्लासिफिकेशन है उसकी एसिडिटी के आधार पर। यदि 1 OH देता है तो मोनो एसिडिक, 2 OH देता है तो डाई एसिडिक, 3 OH देता है तो ट्राई एसिडिक। इसी तरह बेसेस स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और वीक भी होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस जितने भी फर्स्ट ग्रुप के मेटल्स के ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स हैं, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इनके जो ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स होंगे ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेसेस होंगे। इनसे थोड़ा सा कमज़ोर बेस होगा सेकेंड ग्रुप बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, इन सब के जो ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड्स होंगे वो इनसे फर्स्ट ग्रुप के मेटल के ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स से थोड़ा कमज़ोर होंगे, लेकिन फिर भी वो भी स्ट्रॉन्ग बेस ही होंगे। और वीक बेस में आ जाइए तो थर्ड ग्रुप का या फिर ट्रांजिशन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स होते हैं ये सब प्रायः वीक बेस होते हैं। तो बेसेस का क्लासिफिकेशन हमने देख लिया। अब सॉल्ट्स देखिए। एसिड्स एंड बेसेस के बीच केमिकल रिएक्शन होता है तो एक जनरल ट्रेंड है कि एसिड्स प्लस बेसेस सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। एसिड्स एंड बेसेस सॉल्ट एंड वाटर। कोई ज़रूरी नहीं है हमेशा वाटर नहीं भी बन सकता है। तो सॉल्ट्स होते हैं नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो यहाँ देखिए नॉर्मल सॉल्ट पर X डाले, एसिडिक सॉल्ट पर Y, बेसिक सॉल्ट पर Z, डबल सॉल्ट पर P और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट पर Q। यहाँ एग्जाम्पल्स हमने दे दिया। ये नॉर्मल सॉल्ट है, ये ये बेसिक सॉल्ट है, ये CuCl2 स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। तो ये है एसिडिक सॉल्ट। ये सब एग्जाम्पल्स हैं बेसिक सॉल्ट के। ये एग्जाम्पल्स हैं डबल सॉल्ट के। दो सॉल्ट हैं यहाँ, KCl MgCl2.6H2 और K2। ये एक सॉल्ट हुआ, एक डबल सॉल्ट, और एक डबल सॉल्ट ये पोटासियम है और ये कार्मेलाइट है। K2SO4 Al2SO4 का होल 3.24H2O, ये है पोटासियम और ये है कार्मेलाइट। और ये फिर क्या है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। पोटासियम है और आयरन है और साइनाइड के 6 है। तो ये हो गए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो इस तरह से हमने सॉल्ट का क्लासिफिकेशन देख लिया। अब देख लीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो भागों में बांटते हैं, हाइड्रोकार्बन्स एंड डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिनमें सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन हो। अब ये दो तरह के होते हैं, सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अल्केन भी बोलते हैं। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को फिर दो भागों में बांटते हैं, अल्कीन एंड अल्काइन। अल्केन में हर कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड, और अल्कीन में कम से कम एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड, अल्काइन में एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड। और तब ये हो गए हाइड्रोकार्बन दो तरह के, सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड को अल्केन भी बोलते हैं, अनसेचुरेटेड को अल्कीन एंड अल्काइन। इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फर्दर दूसरा ग्रुप है डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको हाइड्रोकार्बन से ऑब्टेन करते हैं। तो इनका नाम हमने सीरियली लिखा है, एसिड, ईस्टर, सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिल हैलाइड, एमाइड, अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, ईथर, एमिनो, हैलो, साइनो, नाइट्रो, एजो, डाईएजो, आइसोसाइनो। तो ये सब डिफरेंट कंपाउंड्स हैं जो ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो इनके अलावा फिर साइक्लिक कंपाउंड्स भी होते हैं
और साइक्लिक कंपाउंड्स में एलिसाइक्लिक होंगे और फिर एरोमेटिक होंगे, इनका भी क्लासिफिकेशन फर्दर होगा। और यहाँ जो कुछ नाम छूट गए थे उनको नाइट्रो, साइनो, थायो, एजो, डाइएजो, आइसोसाइनो यहाँ पर लिखे थे। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ही एक क्लास होगा साइक्लिक कंपाउंड्स का, इसका क्लासिफिकेशन हम लोग पार्ट 5 में देखेंगे। फिर फर्दर कंसेप्ट ऑफ साइंस के और आगे भी वीडियोज आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।